हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी के तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उन सभी को मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु। बात करें परमाणु होता क्या है, सबसे पहले परमाणु शब्द लिखा हुआ है, तो परमाणु शब्द का मतलब क्या होता है। परमाणु शब्द का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कण, किसी भी पदार्थ का कोई ऐसा कण जिसको इतना तोड़ो कि उसके बाद वो और नहीं विभाजित होता है, उस सबसे छोटे से छोटे कण को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। बात करें सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था, तो सबसे पहले महर्षि कनार्ड ने बताया था। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जो बात ध्यान रखनी है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखी है कि परमाणु की खोज किसने की, तब हम लोग महर्षि कनार्ड नहीं कहते, तब हम कहते हैं कि परमाणु की खोज जो है वो डाल्टन ने की थी। क्योंकि सबसे पहले परमाणु के बारे में डिटेल अध्ययन किसने किया था, डाल्टन ने किया था। लेकिन सबसे पहले जानकारी किसने दी थी कि परमाणु नाम की कोई चीज होती है, तो महर्षि कनार्ड ने बताया था। वो एक भारत के दार्शनिक थे। इन्होंने बताया था कि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो छोटे से छोटा कण प्राप्त हो जाएगा और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब कण को हम और विभाजित नहीं कर सकते, और वही कण क्या कहलाता है, वही परमाणु कहलाता है। यह महर्षि कनार्ड ने बताया था। उसके बाद दोस्तों, दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लवाइजिए और प्राउस्ट। लवाइजिए और प्राउस्ट ने क्या किया, रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। पहले बात करें कि रासायनिक संयोजन क्या होता है। यानी कि जब कोई दो पदार्थ मिलते हैं और तीसरा पदार्थ बनता है, यानी कि दो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं और दो पदार्थ अभिक्रिया करके तीसरा पदार्थ बनता है, इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं इनको बोलते हैं क्रियाकारक। इनको हम लोग कहते हैं क्रियाकारक। और जो हमारा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों उत्पाद। इन क्रियाकारकों और उत्पाद के संबंध में लवाइजी और प्राउस्ट ने दो नियम दिए थे। उन दोनों नियम को हम कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। पहला उन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा उन्होंने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। बहुत ही आसान है दोस्तों, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होकर एक नया उत्पाद बनता है, तो जितना द्रव्यमान इधर था, यानी कि जितना क्रियाकारकों का द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होगा, बस इतना ही है। यानी कि क्रियाकारक मिलके उत्पाद बनता है, तो जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का था उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। ना द्रव्यमान बढ़ेगा ना द्रव्यमान घटेगा। द्रव्यमान का सर्जन या विनाश संभव नहीं है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक का द्रव्यमान क्रियाकारकों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये आप बड़ी सी रिएक्शन देख रहे हो, आप इसको समझ के आराम से बता सकते हो कि जब ये CH4 का मतलब होता है मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, जब आप 10वीं क्लास में जाओगे तो 10th क्लास में हम लोग जो है अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ते हैं। यानी कि जैसे यहाँ कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, चलो ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गए। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और इधर फिर ये एक प्रकार की रासायनिक संयोजन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में एक सिंपल भाषा में आपको समझा दूं। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेके समझाऊं ताकि आराम से समझ में आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल का अणु बनता है दोस्तों। यहां आपको दिख रहा है हाइड्रोजन 2 इधर आया है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु आए हैं, इधर 2 ऑक्सीजन के परमाणु आ गए, इधर सिर्फ और सिर्फ एक ही आया है। इसका मतलब हम जो है आगे 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के लिए भी लग गया, 2 हाइड्रोजन के लिए भी लग गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु हमने डाल दिए, लेकिन हाइड्रोजन के 2 और एक्स्ट्रा हो गए। इन 2 और एक्स्ट्रा को कम करने के लिए, बराबर करने के लिए इधर भी 2 कर दिए, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 4 इधर हो गए और 2 ऑक्सीजन के इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन के इधर और 2 ही ऑक्सीजन के इधर, अब बराबर हो गए। अब इनका जब आप परमाणु भार बताओगे तो दोनों तरफ आपको परमाणु भार क्या दिखेगा, बराबर। कैसे, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार होता है 1, तो 4 परमाणु है तो 4 परमाणु का भार हो गया 4,
ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है दोस्तों 16, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो हो गया 32। टोटल इसका भार कितना हो गया 36 हो जाएगा। इधर भी सेम है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु तो 4 परमाणु का द्रव्यमान 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो 2 का कितना 32 हो जाएगा, यानी कि टोटल द्रव्यमान 36 हो जाएगा। यानी कि क्रिया कारकों और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा, ना कभी बढ़ेगा और ना ही कभी कम होगा। उम्मीद है दोस्तों पहला नियम आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ही कुछ ऐसा है कि जब कोई क्रियाकारक क्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं तो उस यौगिक में उन क्रिया कारकों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे ऑक्सीजन क्रिया करेगी और हाइड्रोजन क्रिया करेगी तो हमेशा जल बनेगा, चाहे कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया करवाएंगे, कैसे भी करवाएंगे तो जल बनेगा। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अनुपात जो है हमेशा यही रहेगा, कभी H3O नहीं होगा, कभी HO नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमेशा जल का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु, यानी कि 2 क्रियाकारक क्रिया करके जब कोई यौगिक का निर्माण करते हैं तो यौगिक में उन तत्वों का अनुपात जो है वो हमेशा समान रहेगा। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार तत्वों में इन तत्वों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी कि ऐसे यौगिक के अंदर तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, कैसे भी बनाया गया हो। यानी कि यौगिक आप कैसे भी बनाओ, यौगिक बनने के बाद उनके अंदर जो तत्व रहेंगे उन तत्वों की मात्रा हमेशा क्या रहेगी, स्थिर अनुपात में रहेगी। उदाहरण दोस्तों जल वाला दे रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। जैसे जल में आपको पता है H2O, जल का अनुपात दोस्तों 1 होता है और 2 जल के परमाणु है तो ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान जो है वो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो 16। अब आप इनका अनुपात बताओगे दोस्तों तो यहाँ से 2 से कट करोगे तो 1:8 आ जाएगा। यानी कि जल के परमाणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, हमेशा 1:8 होगा। भले आप उस जल को कैसे ही बनाओ, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, भले वो बर्फ जैसी जल हो, यानी कि बर्फ के रूप में हो या द्रव्य के रूप में हो या फिर जल वाष्प के रूप में हो, हमेशा इनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों नियम समझ में आए होंगे। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये जो 2 नियम लवाइजी और प्राउस्ट ने जो स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, इसको सही प्रूव करने के लिए सबसे सही एक जो है परमाणु सिद्धांत दिया था, सबसे पहला वो दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने जो बातें कही थी वो दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो आप इनको याद करेंगे कि परमाणु जो है, जितने भी हमारी प्रकृति के अंदर पदार्थ है, जितने भी द्रव्य है वो परमाणुओं से बनते हैं। फिर उन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसमें विनाश होता है। यानी कि आपने रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पहले तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु लिए तो आपको उत्पाद में भी 2 ही हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना ही बनते हैं और ना ही परमाणुओं का विनाश होता है। अगला है हमारा, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि आपने ऑक्सीजन का परमाणु लिया तो आप दुनिया की या फिर पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड की किसी भी जगह चले जाओगे तो ऑक्सीजन का जब आपको एटम मिलेगा तो उसके रासायनिक गुणधर्म और उसका द्रव्यमान हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यानी कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसकी रासायनिक प्रकृति हमेशा क्या रहती है, एक ही जैसी रहती है। और इस एक ही जैसा उसका अगला यही है कि जब आप अलग अलग तत्वों को देखोगे कि भाई आपने पृथ्वी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा, आप कहीं पर भी जाके देखोगे अलग अलग तत्वों के बारे में पढ़ोगे तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि ये दोनों नियम दोस्तों आगे जाके थोड़े फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि ऐसे भी तत्व है जो तत्व तो एक ही है लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जैसे हम पढ़ते हैं समस्थानिक, एक कार्बन का समस्थानिक पढ़ते हैं, कार्बन का समस्थानिक जिसका वजन 12 होता है, और एक कार्बन का समस्थानिक पढ़ते हैं जिसका 14 होता है तो दोनों ही कार्बन, लेकिन दोनों का ही परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग। या फिर हम लोग समभारिक पढ़ते हैं कि ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और कैल्शियम का भी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 40। ये होते हैं समभारिक, जिसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे दोस्तों। तो ये कैसे पता चला, ये
डाल्टन के परमाणु से नियम से अलग कैसे हैं? क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि जब अलग अलग परमाणु होंगे तो उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन ये परमाणु तो अलग अलग है, एक ऑर्गन का है एक कैल्शियम का, लेकिन दोनों का वेट कितना है? 40 है। दोनों का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 40 है। इससे पता चलता है कि ये दोनों नियम, लेकिन अपने को इनको याद रखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसे पूछा गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को समझाइए, तो आपको सारे बिंदु याद करने होंगे। अगला हमारा पॉइंट है, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं का संयोजन छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजन कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि अलग अलग तत्व मिलकर जब यौगिक बनाते हैं तो ऐसे ही वे तत्व नहीं जुड़ते, वे हमेशा छोटी पूर्ण संख्या के रूप में जुड़ते हैं। ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं दोस्तों, जब आप समझ पाए ना समझ पाए तो हो सकता है अगले चैप्टर में समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यानी कि कैल्शियम की जो होती है दोस्तों, वो वैलेंसी या फिर हम लोग संयोजकता पढ़ते हैं +2 होती है, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन जब साथ में मिलेंगे तो इसका मतलब इसकी 2 इधर आ जाएंगे तो Ca2, और कैल्शियम के 2 उधर चले जाएंगे तो Ca2O2 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये हमेशा छोटी पूर्ण संख्या के रूप में होता है, यानी कि 2 और 2 एक ही पहाड़े में आते हैं तो कट जाते हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब फॉर्मूला बनाते हैं CaO बनाते हैं। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने ये इन सब के बारे में बात भी करेंगे। अगला है, किसी भी यौगिक में, दोस्तों यहाँ पे आया नहीं है, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है। यानी कि कोई आपने यौगिक देख लिया कि जल का यौगिक देख लिया H2O, यानी कि इनमें परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, यानी कि ऑक्सीजन के सापेक्ष हाइड्रोजन के परमाणु 2 ही रहेंगे और हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन का परमाणु 1 ही रहेगा। ये जो संख्या है एक प्रकार से निश्चित होती है यौगिक के अंदर। तो ये सारी बातें जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में है, जिनको आप लोगों को अच्छे से समझने का प्रयास करना है और इनको याद भी करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। छोटा सा पॉइंट है, परमाणु क्या होता है, जो हमने बार बार पढ़ा कि वो सबसे छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, प्रतिक्रिया नहीं है दोस्तों, अभिक्रिया है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता, वो क्या है? वह परमाणु है। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक से परमाणु के जो है बाहरी दीवार के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, और परमाणु की त्रिज्या हमेशा मीटर में मापी जाती है। तो एक होती कितनी है? तो 10⁻⁻9 मीटर होती है, इतनी परमाणु की त्रिज्या होती है, और 10⁻⁹ मीटर को ही हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि परमाणु की त्रिज्या 1 नैनोमीटर के बराबर होती है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर होती है। अब है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। अब हम बड़े बड़े तत्वों के नाम पढ़ते हैं तो हमारे लिए उन सभी को लिखना काफी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि भाई परमाणु के कुछ न कुछ क्या बनाने चाहिए हमें जो है उन्हें कुछ प्रतीक बनाने चाहिए। यानी कि शुरुआत में परमाणुओं की खोज कम थी तो डाल्टन ने कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रतीक बनाए। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ऐसा कुछ डॉट बनाया, कार्बन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, फास्फोरस के लिए ऐसे कुछ प्रतीक चिन्ह बताए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो खोजे गए तत्वों की मात्रा ज्यादा होती गई तो ऐसे सिंबल, ऐसे प्रतीक याद रखना थोड़ा मुश्किल हो गया, काफी नामुमकिन सा हो गया। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, बर्जीलियस ने कहा था कि हम तत्वों के प्रतीक के रूप में उन्हीं का नाम लेंगे, यानी कि उन्हीं के नाम का या तो पहला अक्षर लेंगे या उनके पहले नाम के 2 अक्षर लेंगे। यानी कि जैसे आप एल्यूमिनियम लिखते हो तो एल्यूमिनियम के लिए Al लिख सकते हो, ऑक्सीजन के लिए आप O लिखते हो, यानी कि या तो पहला नाम लिखेंगे या पहले 2 लेटर लिखेंगे। इन जो वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं ये प्रतीक चिन्ह, इन प्रतीकों के बारे में सुझाव किसने दिया था? बर्जीलियस ने। लेकिन उसके बाद में एक संस्था बनाई गई जो उसका नाम जो है प्रूव करेगी, यानी कि उसके नाम की स्वीकृति प्रदान करेगी। उस संस्था का आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। यानी कि कभी भी कोई रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार के तत्वों के नाम के बारे में, तत्वों के प्रतीकों के बारे में या फिर तत्वों के मात्रकों को कोई स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वो एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC। किसी भी कोई नया तत्व खोज होती है नए तत्वों की, तो उसका क्या नाम रखना है तो वो नाम कौन रखेगा? उस नाम की स्वीकृति प्रदान करेगी IUPAC। और IUPAC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कुछ ऐसे तत्व दिए हैं, तत्वों के प्रतीक चिन्ह, जैसे एल्यूमिनियम का Al होता है, ऑर्गन का AR होता है, बेरियम का Ba होता है, बोरोन का B होता है। ऐसे ही हम धीरे धीरे केमिस्ट्री आगे पढ़ते जाते हैं तो हमें ये सारे प्रतीक चिन्ह भी याद हो ही जाते हैं।
अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान नाम से पता चल रहा है, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान ही परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान। वर्ष 1961 में जो है IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई दी थी, उसका नाम था यू। यानी कि आप कभी भी लिखते हो, जैसे आपको पता है कि जल का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 18, आगे हम लोग यू लगाते हैं। यू का मतलब होता है यूनिफाइड। परमाणु द्रव्यमान के लिए हम लोग यू लगाते हैं, यू का अर्थात होता है यूनिफाइड, और ये मात्र किसने दिया था? IUPAC ने ही दिया था। लेकिन ये निकाला कैसे गया? शुरुआत में इकाई के रूप में किसे लिया गया परमाणु द्रव्यमान? तो एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन है, अभी मैंने बताया कार्बन के दो समस्थानिक, एक कार्बन 12 होता है, एक कार्बन 14 होता है। जो कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, उसका जो है 12 टुकड़े किए गए, 1/12 भाग लिया गया, और उसके अंदर उसका जितना भी परमाणु द्रव्यमान था उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। अर्थात परमाणु द्रव्यमान की इकाई परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता कितना है? अगर हम किसी के रिलेट में परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, यानी कि सापेक्ष किसके निकालते हैं, यानी कि कार्बन 12 के, तो कार्बन 12 लिया आपने और उसके 1/12 भाग लिया, 1/12 भाग का जितना द्रव्यमान था उसी को वैज्ञानिकों ने क्या कहा? वही परमाणु द्रव्यमान है। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो हम परमाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, ये प्रकृति के अंदर कैसे मौजूद रहते हैं। तो हम सही बताएं तो परमाणु कभी भी प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप में मौजूद नहीं रहते। परमाणु स्वतंत्र रूप में मौजूद इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि परमाणु जो होते हैं सभी तत्वों के, वो बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, किसी भी और तत्वों से क्रिया करके यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो परमाणु कैसे रहते हैं प्रकृति के अंदर? तो परमाणु प्रकृति के अंदर किसी भी तत्व के परमाणु दो प्रकार से हमारे प्रकृति के अंदर रहते हैं, या तो वे अणु के रूप में रहते हैं या वे आयन के रूप में रहते हैं। कुछ एक एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे जिनको हम लोग आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कुछ निष्क्रिय गैसें होती है जिनके परमाणु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैसें अर्थात न्यूट्रल गैसेज होती है, जो जिनके परमाणु कभी भी किसी से रिएक्शन, कभी भी किसी से अभिक्रिया नहीं करते, और उनके परमाणु सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी हमारे दुनिया के अंदर जितने भी तत्व है उन सभी के तत्वों के परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी है? निष्क्रिय गैसें हैं तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सब के नाम आपको ध्यान रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 से 3 आप नाम ध्यान रख सकते हो और पूरे ध्यान रखो। और भी अच्छी बात है कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैसें हैं जिनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनका जो है अष्टक क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है। निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़ अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु अणुओं का निर्माण करते हैं, या फिर वे कैसे रहते हैं, या वे आयन के रूप में रहते हैं। अब हमने अणु और आयन पढ़ रहे हैं, तो अणु होते क्या है? अणु कुछ भी नहीं होते। अणु का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध बनने से होता है। यानी कि आपने ऑक्सीजन का देखा, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु और दूसरे एक ऑक्सीजन का परमाणु के बीच में जब रासायनिक बंध बन जाएगा तो ऑक्सीजन O2 बन जाएगा, ये होता है ऑक्सीजन का अणु। यानी कि 2 परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंध बन जाने से वो परमाणु जुड़ जाते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु की एक आपको सिंपल सी परिभाषा दोस्तों याद रखनी है कि अणु किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, वह सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकती है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, लेकिन परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसलिए हम लोग अणु के लिए ये परिभाषा याद रखते हैं कि वो पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है उसको हम लोग अणु कहते हैं। अणु बनते कैसे हैं? अणु जो है दोस्तों तत्वों के बीच में, तत्वों के परमाणुओं के बीच में अभिक्रिया होने से, उनके बीच में रासायनिक बंध बनने से अणु बनते हैं। तो ऑक्सीजन का अणु क्या ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करके बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का अणु जो है ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ ही क्रिया करके कोई अणु बनाए। ऑक्सीजन का परमाणु जो है हाइड्रोजन के परमाणु के साथ भी क्रिया करके जो है क्या बना सकता है? बंध बना सकता है, और क्या बनता है? जल बनता है। तो जल भी एक प्रकार का क्या है? अणु। ऐसे में हम 2 प्रकार के अणु पढ़ते हैं, एक तत्वों के अणु पढ़ते हैं और एक यौगिकों के अणु पढ़ते हैं। यानी कि तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं,
यानी कि नाइट्रोजन बनेगा तो नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का अणु बनेगा। लेकिन जल का परमाणु बनेगा, जल का अणु बनेगा, एक ऑक्सीजन का परमाणु होगा, एक हाइड्रोजन का परमाणु होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर जल का परमाणु बनाएंगे, यानी कि ये कैसा है, ये यौगिक का अणु बनेगा। यानी कि दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं से निश्चित अनुपात में परस्पर मिलने से यौगिक का अणु बनता है। अब अणु की परमाणुकता आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। परमाणुकता क्या होती है, यानी कि परमाणुओं की संख्या। आपने ये देखा कि अणु क्या होता है, अणु परमाणुओं का ग्रुप होता है। एक परमाणु, दो परमाणु मिलकर अणु बनता है, तीन परमाणु मिलकर अणु बनता है, और चार परमाणु मिलकर भी क्या बनता है, एक अणु बनता है। और जितने परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, उतने परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ऑर्गन और हीलियम अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसों के परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, यानी कि ये तो एक परमाणु है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब द्विपरमाणु है। यानी कि आपने क्लोरीन लिखोगे ना तो कभी Cl नहीं लिखोगे, आप क्लोरीन का अणु Cl2 लिखोगे, नाइट्रोजन का N2 लिखोगे, ऑक्सीजन का O2 लिखोगे। तो ये सब क्या है, इनके दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। तो इनकी परमाणुकता कितनी है, 2 है। फास्फोरस की जो है परमाणुकता कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, यानी कि P4 लिखते हैं हम लोग। सल्फर जो है बहुपरमाणुक आयन होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सल्फर जो है एक परमाणु भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये कैसा होता है, बहुपरमाणुक आयन होता है। धातुएं सारी एक परमाणुक होती है। अभी आपने सुना कि मैंने आपको क्या बताया था कि सारे के सारे तत्व जो है, तत्वों के परमाणु जो है एक दूसरे से जुड़ के आयन का निर्माण करते हैं, और जब अणु का निर्माण करते हैं। और जब अणु बनेगा तो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में, तत्वों के परमाणु जो है आपस में जुड़ेंगे। तो धातुओं के परमाणु एक परमाणु कैसे हो सकते हैं, क्योंकि धातुओं के परमाणु दोस्तों कभी भी अणु नहीं बनाते। धातुएं कैसे रहती है, धातुएं आयन के रूप में मौजूद रहती है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आयन क्या होते हैं, धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलते हैं। इन आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन का मतलब होता है कि जो भी हमने जैसे ऐसा यौगिक पढ़ते हैं, जैसे आपने NaCl पढ़ते हो, NaCl यानी कि नमक। NaCl कैसे बनता है, Na+ और Cl- से। यानी कि जो धातु और अधातु से बनने वाले जो यौगिक है ना, वो आयनों से बनते हैं, आवेशित कणों से बनते हैं। यानी कि किसी के ऊपर धनावेश होता है, किसी के ऊपर ऋणावेश होता है। धनावेश ऋणावेश क्या होता है कि किसी के ऊपर प्लस चार्ज होता है और किसी के ऊपर माइनस चार्ज होता है। और जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेशित होते हैं, उनको ऋणायन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एनायन बोलते हैं। और जिनके ऊपर धन आवेश होता है, उन्हें हम लोग धनायन या कैटायन बोलते हैं। जितने भी हमारे धातु हैं दोस्तों, वो सभी धन आवेशित होती है, और जितनी भी अधातु होती है दोस्तों, वो ऋण आवेशित होती है। तो धातु में सोडियम लिखा हुआ, पोटेशियम, आगे और भी लिखे हुए हैं, जिनको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तत्वों की संयोजकता क्या होती है। अब संयोजकता क्या होती है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और संयोजकता का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता। यानी कि आप सोडियम के देखो, सोडियम और क्लोरीन जुड़ रहे हैं और बन के क्या बन रहा है, NaCl। अब आप ये देखो कि सोडियम के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने क्लोरीन को अपने साथ जोड़ सकता है। सोडियम की तो एक ही है, तो यानी कि सोडियम की संयोजकता कितनी है, वो 1 है। यानी कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की संयोजन करने की क्षमता, यानी कि दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, सोडियम की +1 है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, यानी कि उसकी 1 है। ऊपर +2 लिखा हो तो उसकी 2 है, ऊपर +3 लिखा हो तो उसकी 3 है। पोटेशियम की 1 है, सिल्वर की 1 है, कॉपर की भी 1 है। मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, जिंक की, आयरन की, कॉपर की, इन सब की 2 भी होती है। कॉपर की 1 भी होती है, कॉपर की 2 भी होती है। आयरन की 2 भी होती है, एल्यूमिनियम की और आयरन की 3 भी होती है, आयरन की 3 भी होती है। और ये सब धात्विक आयन है। अधातु में हाइड्रोजन की देखो दोस्तों, हाइड्रोजन की प्लस भी होती है, हाइड्रोजन की माइनस भी होती है। जब हाइड्रोजन की माइनस होती है तब उसको हाइड्राइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन की +1 संयोजकता होती है, उसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं। क्लोराइड की -1 होती है, ब्रोमाइड की -1 होती है, आयोडाइड की -1 होती है। यानी कि जो अधातु उनके पीछे जो आइड लगता है। ऑक्सीजन की जो है -2 होती है, सल्फाइड की -2 होती है, नाइट्राइड की -3 होती है। कुछ बहुपरमाणुक आयन होते हैं, इनकी जो दोस्तों संयोजकता है वो आपको एकदम अच्छे से याद रखनी। और भी कुछ तत्वों का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसके अंदर बाकी सारे तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व जिनकी संयोजकता हमारे को याद करनी है, उनको जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा।
बहु परमाणु आयन क्या होते हैं कि बहुत से परमाणुओं से मिलकर बनने वाले, यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से नहीं बनते, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो आयन बनते हैं उनको बोलते हैं बहु परमाणु आयन। जैसे अमोनिया, अमोनिया किससे बनता है? NH4+ होता है, यानी कि वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है और उसकी संयोजकता कितनी होती है? +1 होती है। हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं और उसकी संयोजकता -1 होती है, तो सिर्फ ऊपर एक माइनस लिखा हुआ है। नाइट्रेट की NO3 होता है और उसकी संयोजकता कितनी होती है? -1 होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की HCO3 माइनस होती है, यानी कि एक माइनस होती है। कार्बोनेट की CO3 -2 होती है। सल्फाइड की SO3 -2 होती है। सल्फेट की SO4 -2 होती है। ये सब बहु परमाणु आयन है, यानी कि बहुत सारे परमाणु होते हैं इनके अंदर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कैसे भी। अब बात करते हैं दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है। जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? साधारण सी बात है कि केमिकल फॉर्मूला यानी कि किसी भी रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी कि जो जैसे नमक है, नमक हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं, क्लोराइड को Cl - NaCl होता है। यानी कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसके प्रतीकों का निरूपण, यानी कि उसके प्रतीक आके उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रतीकों से हमें पता चलेगा कि ये यौगिक कौन सा है। तो उस प्रतीकों के निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो उसके संगठक जो भी होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी तत्व होते हैं उन सभी का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र लिखने की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है कि हमेशा संयोजकताएं या आवेश बराबर होना चाहिए। संयोजकताएं हमेशा आपको क्या करनी? बराबर। यानी कि आपके पास सोडियम के पास एक ही संयोजन है तो आपको क्या करना है? सामने भी एक ही संयोजन वाला लेना पड़ेगा, दूसरा आप लोग नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने ऑक्सीजन ले लिया, मान लो मैं आपको बताता हूं कि सोडियम की एक माइनस के साथ ही जो है संयोजन करने की क्षमता, लेकिन आपने ऑक्सीजन ले लिया जिसकी संयोजन क्षमता -2 है, तो इसके पास दो माइनस के हैं, सोडियम तो एक ही ले सकता है, तो अपने को सोडियम कितने लेने पड़ेंगे? हमें सोडियम के 2 अणु लेने पड़ेंगे, तब जाके इन दो माइनस जो है दो ऑक्सीजन वालों के साथ जुड़ेगा। यानी कि संयोजकताएं बराबर होनी चाहिए। धातु और अधातु यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। यानी कि जब आपके पास ऐसा यौगिक आता है जिसके अंदर एक परमाणु धातु का है और एक अधातु का, जैसे आप मैंने बोला था कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम धातु है और क्लोराइड अधातु है, क्लोरीन अधातु है। तो जब कोई ऐसा यौगिक जिसके अंदर एक धातु है एक अधातु है, तो हमेशा ही उसमें बोला भी पहले धातु जाता है और लिखा भी पहले धातु जाता है, कभी भी अधातु को पहले नहीं लिखा जाता। यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम धातु है तो पहले लिखी हुई है। सोडियम क्लोराइड, इनमें सोडियम धातु है तो सोडियम को पहले लिखा हुआ है। कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर जो है धातु है तो कॉपर को पहले लिखा गया है। कुछ बहुपरमाणुक आयन आ जाए तो हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि बहुपरमाणुक आयन में रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में आयन को ब्रैकेट में लिखा जाता है। यानी कि जैसे मान लो अपने पास अमोनियम आ गया तो NH4 को क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे? अगर हमारे पास इसके दो अणु लेने हुए, अगर हमें NH4 के दो अणु लेने हैं तो NH4 के हम दो अणु ऐसे लेंगे तो हमें तो ये लगेगा NH42, यानी कि NH42 दिखेगा। यानी कि इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हमेशा क्या रहते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं। बहुपरमाणुक आयन को क्या रखते हैं? हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखने के नियम होता है कि आपको प्रोसेस ये फॉलो करो, आपका इजीली रासायनिक सूत्र बन जाएगा। आप भी फॉलो करोगे तो आपको आसानी से, थोड़ी सी आपको संयोजकता याद रखनी पड़ती है दोस्तों। संयोजकता याद होने के बाद रासायनिक सूत्र लिखना बहुत ही आसान काम होता है। बस आपको कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना होता है? तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखना होता है। उसके बाद उनकी संयोजकताओं को लिखना पड़ता है जो आपको याद रखनी पड़ती है। संयोजकताएं याद रहने से आपको सब कुछ ईजी हो जाता है। फिर क्या करना है? संयोजकताओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले परमाणु दूसरे परमाणु की संयोजकता ग्रहण कर लेता है और दूसरा परमाणु पहले वाले की संयोजकता ग्रहण कर लेता है और उसके बाद में क्या होता है? हमारा रासायनिक सूत्र बन जाता है। उदाहरण से आप लोगों को समझाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ताकि ये वाले उदाहरण भी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले रखा है, इनको आप आराम से याद भी कर सकते हो, नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए हम लोग इनको बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? परमाणुओं के प्रतीक चिन्ह लिखना है। यानी कि सोडियम और ऑक्साइड का जो है प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सोडियम का Na होता है और ऑक्सीजन का O होता है। उसके बाद इनकी संयोजकता लिखनी है तो सोडियम की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, जो आपको याद हो जाएगी आसानी से, एक या दो बार पढ़ोगे तो। फिर क्या करना है? संयोजकताओं को मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस का मतलब होता है इधर वाला इधर
राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। तो 2 आ जाएगा इधर की साइड और 1 चला जाएगा उधर की साइड, यानी कि Na2O। बस हमारा बन गया रासायनिक सूत्र। अगला हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो हम यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह, उसके बाद क्लोराइड का प्रतीक चिन्ह। इसकी +3 होती है संयोजकता, इसकी -1 होती है। इन नीचे वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, यानी कि Al1Cl3। और कभी भी जब दोस्तों 1 आ जाए तो उसको 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो आप इसको लिखोगे AlCl3। अगला हमारा है सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम के लिए Na यूज करते हैं, सल्फाइड के लिए S यूज करते हैं। सोडियम की संयोजकता +1 होती है, सल्फाइड की संयोजकता -2 होती है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Na2S1 हो जाएगा, यानी कि Na2 1 लिखने की जरूरत नहीं, Na2S हो जाएगा। अगला हमारा बहुपरमाणुक आयन है हाइड्रोक्साइड, तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, और ये बहुपरमाणुक आयन है तो इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखना होता है दोस्तों। मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है वो होती है +2 और इसकी होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg1 और OH2 हो जाएगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो MgOH2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आणविक द्रव्यमान और सूत्र आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ये आणविक द्रव्यमान है और ये सूत्र इकाई द्रव्यमान है, सूत्र आणविक द्रव्यमान है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। आणविक द्रव्यमान यानी कि अणु का द्रव्यमान, और सूत्र आणविक द्रव्यमान या सूत्र इकाई द्रव्यमान भी एक ही होता है, यानी कि किसी भी यौगिक या द्रव्यमान अणु के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन थोड़े से दोनों अलग है। अलग कैसे हैं वो सुने आप। एक होता है दोस्तों आणविक द्रव्यमान और एक होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये यौगिकों के द्रव्यमान को बताता है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान को बताता है, और आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान यौगिकों के द्रव्यमान को बताता है, यानी कि उसके अंदर जो भी परमाणु है उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का जोड़ बताता है। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि सभी परमाणु, अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को ही क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और सूत्र इकाई द्रव्यमान का भी यही होता है कि यानी कि किसी भी यौगिक के अंदर उपस्थित जितने भी परमाणु हैं, किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा दो डिफरेंस आप समझने की कोशिश करें। आणविक द्रव्यमान अणु के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो अणु अणु मिलकर एक दूसरा अणु बनाते हैं। इनके जल का अणु कैसे बनता है? ऑक्सीजन का अणु और हाइड्रोजन का अणु मिलकर क्या बनाता है? जल के अणु बनाता है। और जब अणु बनता है तब हम उसके लिए कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो जल का आणविक कितना है? 18 यूनिफाइड जो है, 18 यू जो है वो क्या है? जल का आणविक द्रव्यमान है। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसके लिए यूज होता है? कि सूत्र इकाई द्रव्यमान यूज होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान में केवल अंतर यही है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संघटक कौन है? आयन, यानी कि ऐसा यौगिक जो आयनों से मिलकर बना है। जैसे हम लोग क्या बात की थी हमने, Na+ और Cl- मिलकर क्या बना है? इन दोनों को प्लस होकर NaCl बना है। NaCl एक अणु से नहीं बना है, NaCl आयनों से बना है। और जो यौगिक आयनों से बनता है उसके लिए हम सूत्र इकाई द्रव्यमान यूज करते हैं, और जो यौगिक अणुओं से मिलकर बनता है उसके लिए हम आणविक द्रव्यमान यूज करते हैं। बाकी है दोनों एक ही। उदाहरण दे रखा है दोस्तों NaCl का द्रव्यमान। Na का द्रव्यमान होता है दोस्तों 23 और क्लोरीन का द्रव्यमान दोस्तों होता है 35.5। तो आप दोनों को प्लस करोगे तो हमारा जो NaCl का द्रव्यमान आएगा 58.5 यूनिफाइड आएगा, यानी कि 58.5 यूनिफाइड आएगा। अब हमारा जो सबसे अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मोल संकल्पना, जिसको आप लोगों को अच्छे से समझने का प्रयास करना है। मैं कोशिश करता हूं आपको अच्छे से समझाने की। सबसे पहले दोस्तों मोल क्या होता है? आपने कभी सुना होगा, हम जब कभी दुकान जाते हैं तो कभी हम चीनी लाते हैं तो 1 किलो चीनी ले आओ, कपड़ा लाते हैं तो 2 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, यानी कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, ग्राम में बहुत सारे मापन होते हैं उनमें मापते हैं। वैसे ही जब हम किसी भी केमिस्ट्री की लैब के अंदर हम कोई पदार्थ के साथ अनुप्रयोग कर रहे होते हैं, प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हमें पदार्थ लेना पड़ता है। और पदार्थ को हम किस में मापें? तो हमें पदार्थ को मापने के लिए एक इकाई की जरूरत थी, और वैज्ञानिकों ने वो इकाई दी, उसका नाम था मोल। यानी कि परमाणु, यहां से सुने कि जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक, उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा के लिए उन्होंने जो मोल मात्रक को यूज किया उसका नाम क्या है? मोल। यानी कि अब आप ऐसे नहीं कहोगे 1 मोल सोडियम, 1 जो है ग्राम सोडियम लिया, 2 ग्राम सोडियम लिया, नहीं।
जब हम मात्रा के लिए यूज करते हैं मोल, तो हम केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं कि 1 मोल सोडियम, 2 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, ऐसे मोल। जब हम 1 मोल कोई भी पदार्थ लेते हैं, 1 मोल आपने हाइड्रोजन लिया यानी कि हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन H2 ले ली, तो जब आप 1 मोल ली है तो उसके अंदर परमाणु कितने मिले, कितने आपको हाइड्रोजन के अणु मिले उसके अंदर, तो कुछ न कुछ आपको अणु मिलेंगे। और अणु आपको पता है परमाणु इतना छोटा है, जब आप 1 मोल भी लोगे ना उसके अंदर बहुत सारे परमाणु आ जाएंगे, यानी कि कितने वो आएंगे 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणु मिलेंगे। यानी कि कभी आपने कह दिया कि मैंने जो है NaCl का 1 मोल लिया है, तो यानी कि आपने NaCl के कितने अणु लिए हैं, NaCl के आपने 6.022 इंटू 10 की घात 23 अणु ले लिए। और इसी संख्या को हम कहते हैं अवागाद्रो संख्या, क्योंकि इस संख्या को किसने बताया था, सबसे पहले अवागाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। लेकिन उन्होंने कैसे बताया होगा कि भाई 6.022 इंटू 10 की घात 23 ही होगा, उन्होंने कैसे बताया होगा, उसमें उन्होंने किस पे प्रयोग किया होगा, तो सभी ने केमिस्ट्री में कार्बन 12 के समस्थानिक के प्रयोग किया है, तो इन अवागाद्रो जी ने भी जो है कार्बन 12 के समस्थानिक पर प्रयोग किया था। और उन्होंने बताया कि कार्बन 12 का जो समस्थानिक होता है उसको जो मैंने 12 ग्राम लिया, यानी कि उन्होंने 12 ग्राम लिया और उसके अंदर के परमाणु जो है काउंट किए कि कार्बन 12 को जो मैं समस्थानिक को लेता हूं तो मेरे को कितने परमाणु मिलेंगे, तब उनको इतने परमाणु मिले थे कि 6.022 इंटू 10 की घात 23। तभी से उन्होंने कहा कि आप किसी भी परमाणु का 1 मोल लोगे तो आपको इतने परमाणु उसके अंदर मिलेंगे। अब मोल संकल्पना में हम लोग अगला पढ़ते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान नाम से पता चल रहा है कि जब आपने 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल हाइड्रोजन का जितना द्रव्यमान है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि 1 मोल के द्रव्यमान को ही उसका क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ को जब आप 1 मोल लोगे और उसका जितना द्रव्यमान होगा वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, यानी कि ग्राम पर मोल में भी लिख सकते हैं और आप कभी कभी हम लोग जो है ग्राम में भी लिखते हैं, तो एक ही बात होती है। जब हम ग्राम में जो मोलर द्रव्यमान लिखते हैं, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझना है। हो सकता है आपको समझने में मुश्किल हो, लेकिन आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि जब हम ग्राम में मोलर द्रव्यमान लिखते हैं तो उसका जो संख्यात्मक रूप है वो परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान, इन सभी के बराबर होता है। यानी कि जैसे आपने देखा कि नाइट्रोजन गैस है, इसका परमाणु द्रव्यमान 28 यूनिफाइड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो होता है, नाइट्रोजन परमाणु का होता है 14 ग्राम या 14 यूनिफाइड। तो नाइट्रोजन गैस में 2 अणु मिलते हैं, 2 परमाणु मिलकर नाइट्रोजन गैस बनती है, तो उसके अंदर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि 28 को अगर आप इसको ग्राम लिखोगे, 28 ग्राम लिखोगे, तो ग्राम में लिखा हुआ मोलर द्रव्यमान उस परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के ही बराबर होता है, कोई ज्यादा अलग नहीं होता। जैसे आप जल का जो है 18 यूनिफाइड याद रखते हो, तो जल का मोलर द्रव्यमान बताना है तो आप लोग 18 ग्राम बता सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड का जो है द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो वही होता है जो उसका सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है, कितना, 58.5। और यहाँ आप ग्राम पर मोल लिख सकते हो, क्योंकि मोलर द्रव्यमान के लिए या तो ग्राम पर मोल लिखो या ग्राम लिखो। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछे जाते हैं, जो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सुना देता हूं। ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एक साधारण से क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपसे पूछ लिया कि आपको नाइट्रोजन के 2 मोल दिए गए हैं, 2 मोल नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन के 2 मोल परमाणु दिए गए हैं, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन के कितने परमाणु मिलेंगे। तो आपको पता है कि 1 मोल के अंदर कितने मिलते हैं, 6.022 इंटू 10 की घात 23 मिलते हैं। और किसी भी तत्व का हमें परमाणु दे दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी, हमें उसका फर्क नहीं पड़ता। 2 मोल दिए हैं यानी कि इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 12.044 इंटू 10 की घात 23 परमाणु हो जाएंगे। एक और उल्टा दिया जाता है कभी कभी दोस्तों, कि आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु है, या नाइट्रोजन गैस मान लो, नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर आपको कितने परमाणु हैं। तो यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का परमाणु द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान एक होता है। तो यानी कि 14 नाइट्रोजन गैस का परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों 28, तो उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 28 ग्राम होगा। लेकिन इन्होंने 28 ग्राम ना दिया, इन्होंने दिया है 14 ग्राम।
यानी कि अगर 28 ग्राम दिया होता तो 28 ग्राम द्रव्यमान किसका है, वो उसके 1 मोल का द्रव्यमान होता है, क्योंकि 1 मोल के द्रव्यमान को ही उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो 28 ग्राम का जो है 1 मोल का होता है, और 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। लेकिन उन्होंने आधे कर दिए हैं, तो इसका भी हम लोग आधा कर देंगे, यानी कि 3.011 × 10⁻23 परमाणु हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस के 14 ग्राम के अंदर। तो छोटे से क्वेश्चन है जिनको 2-3 बार आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नीचे वाला पॉइंट कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जिस प्रकार मोल संकल्पना के अंदर जो हम ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, ग्राम आयन के आदि के स्थान पर सिर्फ मोल यूज करते हैं, यानी कि परमाणु की जो है मात्रा के लिए हम लोग मोल यूज करते हैं, उसी प्रकार भार के लिए हम लोग मोलर द्रव्यमान यूज करते हैं। ये मोल संकल्पना का पार्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग हमारे वीडियो को कंप्लीट करेंगे बहुत आसानी से, और एकदम आराम आराम से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी टॉपिक मैंने समझाने का प्रयास किए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।